चलिए, तो पिछली क्लास में हमने सीखा कि ये एक इंडक्टर है, इसमें से अगर करंट आई जा रहा है तो फ्लक्स लिंक्ड इज एल आई। खुद के करंट की वजह से खुद पे जो फ्लक्स लिंक्ड होगा वो एल आई होगा। ईएमएफ इंड्यूस्ड माइनस एल डी आई बाय डी टी। माइनस एल डी आई बाय डी टी मीन्स ये बैटरी कुछ इस तरह। एनर्जी स्टोर्ड हाफ एल आई स्क्वायर। ये तीन टर्म देखे, फ्लक्स एल आई है, ईएमएफ माइनस एल डी आई बाई डी टी है और एनर्जी स्टोर्ड हाफ एल आई स्क्वायर है, मैग्नेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इस इंस्टेंट पे ये एक बैटरी की तरह बिहेव कर रहा है। और थोड़ा सा हमने डिस्कशन देखा कि पहला जब करंट बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है तो पक्का ये इफेक्टिव बैटरी इसको अपोज कर रही होगी, और करंट बढ़ रहा है इसका मतलब मैग्नेटिक एनर्जी बढ़ रही है। और मैग्नेटिक एनर्जी के बढ़ने का रेट अगर देखें तो डी बाई डी टी हाफ एल आई स्क्वायर, और इसको डिफरेंशिएट करें तो एल आई डी आई बाय डी टी, और ये कुछ और नहीं, एल डी आई बाय डी टी ई एम एफ है इंटू करंट, और ई एम एफ इंटू करंट। ई एम एफ इंटू करंट, ये पावर एब्जॉर्ब्ड है तो ये इस रेट से पावर एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, करंट बढ़ रहा है इसीलिए इसको पावर एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, तभी इसकी मैग्नेटिक एनर्जी बढ़ेगी। और सेकंड, जब करंट घट रहा है तो ये जो एल डी आई बाई डी टी इस तरह बनेगा। मॉड ले लेता हूं क्योंकि हम पोलैरिटी अलग से डिसाइड कर चुके हैं। आई तो ये बैटरी एनर्जी सप्लाई करेगी, और कैसे? इसकी एनर्जी घटेगी, करंट घटेगा, हाफ एल आई स्क्वायर कम होगा, एनर्जी घटेगी, दैट मीन्स ये एनर्जी सप्लाई करेगा तो इसकी मैग्नेटिक एनर्जी किसी और को मिलेगी। और ऑब्वियसली डी यू बाई डी टी फिर से सॉल्व करते तो यही बनता ई एम एफ इंटू करेंट, नेगेटिव साइन के साथ। नेगेटिव साइन मतलब ये एनर्जी सप्लाई कर रहा है, इसकी एनर्जी कम हो रही है। तो किसी भी इंस्टेंट पे ये एक बैटरी है इस तरह की, और ये इसमें करंट जा रहा है तो ये पावर कम या ज्यादा हो रही है। लेकिन अंडरस्टूड है ये बैटरी की तरह कब बिहेव कर रहा है? ओनली व्हेन डी आई बाई डी टी इज नॉन जीरो। मतलब करंट बदल रहा है ये तभी एक बैटरी है। अगर करंट कांस्टेंट है तो बैटरी नहीं है, ये सिर्फ एक वायर हो गया सिंपली, अगर करंट कांस्टेंट है तो तीसरा लिख ही देता हूं, करंट अगर कांस्टेंट है तो इट एक्ट्स लाइक अ वायर। तो ये वायर की तरह बिहेव करेगा, इसकी कोई खुद की बैटरी नहीं। हां, मैग्नेटिक एनर्जी है लेकिन कांस्टेंट है। ठीक है, हमने कैपेसिटर के लिए देखा था, तो कैपेसिटर में भी हमने देखा था कि किसी भी इंस्टेंट पे अगर चार्ज Q है तो वोल्टेज की वैल्यू Q बाय C है। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड Q स्क्वायर बाय 2C। अब इसमें भी हमने देखा कि या तो चार्ज बढ़ रहा होगा, और चार्ज कब बढ़ेगा? जब फिगर ऐसा होगा, या चार्ज घट रहा होगा, चार्ज कब घटेगा? जब फिगर ऐसा होगा। तो यहां पे हम इंस्टेंटेनियस बैटरी ऐसी मान सकते हैं Q बाय C की इंटू करंट। तो यहां पे पावर एब्जॉर्ब हो रही होगी, और कितनी? Q बाय C इंटू आई, और यही Q बाय C डी क्यू बाय डी टी लिखा है, और Q स्क्वायर बाय 2C को डिफरेंशिएट करने पे यही आएगा। यहां ये पावर सप्लाई कर रहा है तो पावर सप्लाइड भी यही आएगी, Q बाय C डी क्यू बाय डी टी। और अगर चार्ज कांस्टेंट है तो उस समय ना कोई पावर ले रहा है ना कोई पावर दे रहा है। और ये वायर की तरह कब बिहेव करेगा? जब Q जीरो होगा, तो इट बिहेव्स लाइक अ वायर। ठीक है, तो ये हमारा डिस्कशन था पिछली क्लास का। ठीक है, अब हम थोड़ा और डिटेल में जाते हैं इनके। तो यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है डी आई बाई डी टी और नेगेटिव। तो इससे क्या पता चला कि इट अपोजेस चेंज इन करंट। ये करंट के चेंज को अपोज करता है। करंट बढ़ रहा है तो घटाना चाहेगा, घट रहा है
तो बढ़ाना चाहेगा। एक्चुअली हुआ यह था, इट अपोजेस चेंज इन फ्लक्स। लेंज लॉ तो ये है, और फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, फ्लक्स इक्वल टू एल आई है, तो ये फ्लक्स के चेंज को अपोज करता है और फ्लक्स एल आई है, इसीलिए करंट के चेंज को अपोज कर रहा है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली सही चीज ये थी कि ये चेंज इन फ्लक्स को अपोज कर रहा है। इसकी बैटरी इस तरह बनेगी कि फ्लक्स बढ़ रहा है तो घटाना चाहेगी, घट रहा है तो बढ़ाना चाहेगी। ठीक है, उसी को हम इनडायरेक्टली यहां कह दिए हैं कि इट अपोजेस चेंज इन करंट। इसका मतलब इफ करंट इज कांस्टेंट तो ईएमएफ इंड्यूस्ड इज 0, मतलब इंडक्टर का कोई रोल नहीं है, इट एक्ट्स लाइक अ वायर। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट कि अगर करंट कांस्टेंट है तब तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दूसरा पॉइंट, करंट इन इंडक्टर कांट चेंज एट सडन। इंडक्टर में करंट अचानक चेंज नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है कि अगर आई में सडन चेंज हो जाता, इसका मतलब डी आई बाय डी टी एक्सट्रीमली लार्ज आ जाता। ठीक है, और डी आई बाय डी टी एक्सट्रीमली लार्ज आ जाता, मतलब इसकी खुद की बैटरी काफी स्ट्रांग हो जाती, और ये इतनी स्ट्रांग बैटरी होगी कि ये करंट के चेंज को खुद ही रोक देगी। तो जैसे हम इसमें सिंपली क्या कह रहे हैं कि इंडक्टर में करंट में अचानक बदलाव नहीं आ सकता, क्योंकि अगर अचानक चेंज आ गया तो यहां बैटरी इनफाइनाइट बन जाएगी, क्योंकि ये खुद डी आई बाई डी टी पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, चेंज आएगा लेकिन तुरंत नहीं, इट विल टेक सम टाइम। तो इसीलिए बस आप इसमें यह समझने की कोशिश करिए कि जैसे ये रजिस्टर होता, ये 2 ओम 6 वोल्ट, तो जो ही स्विच ऑन करेंगे, एज सून एज स्विच इज क्लोज्ड, करंट चेंजेस फ्रॉम 0 एम्पियर टू कितना 3 एम्पियर। जो ही स्विच क्लोज करेंगे, पहले करंट 0 एम्पियर था, अब 3 एम्पियर था। अब बस समझिए कि इंडक्टर में अंतर क्या आएगा। ये 2 ओम, ये एक इंडक्टर लगाया 6 वोल्ट, तो स्विच क्लोज करने पे, व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, करंट चेंजेस फ्रॉम 0 एम्पियर टू 3 एम्पियर, बट इट टेक्स टाइम। ये सडन नहीं होगा। ठीक है, मतलब करंट तो उतना ही जाएगा, पहले 0 था, स्विच ओपन था, फाइनली करंट कितना आएगा 3 एम्पियर। क्यों ये मैं फाइनली 3 एम्पियर कैसे कह दे रहा हूं, क्योंकि फाइनली जो भी करंट आएगा कांस्टेंट होगा, और अगर करंट कांस्टेंट है तो ड्रॉप इंडक्टर पे कितना है 0, और अगर इस पे ड्रॉप 0 है तो पूरा का पूरा 6 वोल्ट का ड्रॉप इस पे है, तो 3 एम्पियर करंट आएगा। मतलब 0 से आएगा 3 एम्पियर ही, लेकिन टाइम लगेगा। मतलब ऐसा कुछ बनेगा, और यहां करंट कैसा हो गया था, सीधे 3 एम्पियर। यहां बस वो 3 एम्पियर होगा, 3 एम्पियर ही, लेकिन होने में टाइम लग जाएगा। ठीक है, दरअसल दिस इज कॉल्ड स्टडी स्टेट करंट। स्टडी स्टेट मतलब जब चीजें कांस्टेंट हो गई, और जब करंट कांस्टेंट हो गया, ड्रॉप इस पे आया नहीं, ये सिंपली एक वायर है, तो पूरा 6 वोल्ट का ड्रॉप इस पे है, 3 एम्पियर करंट आएगा। तो बस इंडक्टर ने उस प्रोसेस को स्लो कर दिया है, क्योंकि सडन चेंज होना चाह रहा था। इंडक्टर ने कहा कि अगर सडन चेंज होगा तो मेरे अंदर बैटरी बनेगी जो सडन चेंज को रोकेगी। ठीक है, तो ये बैटरी इस सडन चेंज को रोक रही है, और चेंज फिर ग्रेजुअली हुआ। ऑब्वियसली जितना बड़ा इंडक्टर, जैसे ये ऐसा होता 1 और 2, तो अंडरस्टूड है इंडक्टर इन केस ऑफ 2 इज मोर देन इंडक्टर इन केस ऑफ 1, क्योंकि ग्रेटर द इंडक्टर, ग्रेटर विल बी द रेजिस्टेंस टू चेंज ऑफर्ड।
इसीलिए L2 ग्रेटर देन L1 हम ये कॉमन सेंस से कह सकते हैं। ठीक है, ये काफी हद तक वैसे हो रहा है जैसे एक चार्ज्ड कैपेसिटर है या ये कैपेसिटर है, ये बैटरी है और एक कैपेसिटर रेजिस्टेंस के साथ है। तो ये 6 वोल्ट 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड 6 वोल्ट। इसमें एज सून एज स्विच इज क्लोज्ड द चार्ज ऑन कैपेसिटर बिकम्स 12 माइक्रोकूलम। जो ही स्विच क्लोज करोगे तुरंत इस पे कैपेसिटर पे चार्ज 12 माइक्रोकूलम आ जाएगा। लेकिन इस रेजिस्टेंस ने कहा कि तुरंत चार्ज 12 माइक्रोकूलम नहीं आएगा। क्यों? अगर तुरंत चार्ज आ गया मतलब dq बाई dt इंफिनिटी है, मतलब करंट इंफिनिटी है, तो इस पे ड्रॉप इंफिनिटी है। ठीक है, जबकि इस पे ड्रॉप मैक्सिमम 6 वोल्ट हो सकता है। इसीलिए इस पे जो ग्राफ बनता ऐसा बनता। और शायद इसमें याद होगा आपको R1 और R2, तो R2 इज ग्रेटर देन R1। जितना बड़ा रेजिस्टेंस उतना स्लोली चार्ज उस पर डिपॉजिट होगा। तो जो काम यहां रेजिस्टेंस कर रहा है वही काम यहां इंडक्टर कर रहा है। इतना समझिए, चार्ज कितना आना है 12 माइक्रोकूलम, कितना आना है 12 माइक्रोकूलम। तो चार्ज की वैल्यू क्या है उस पर रेजिस्टेंस का रोल नहीं है, लेकिन वो वैल्यू कितनी देर बाद अटेन होगी उसमें रेजिस्टेंस का रोल है। यहां करंट की फाइनल वैल्यू कितनी आएगी 3 एंपियर, उसमें इंडक्टर का रोल नहीं है। कितनी देर बाद आएगी इसमें इंडक्टर का रोल है। ठीक है, तो कोशिश करिएगा समझने की कि ये दरअसल रेजिस्टेंस ग्रोथ या डिके ऑफ चार्ज को रोक रहा था। रेजिस्टेंस कैपेसिटर पे चार्ज की ग्रोथ या चार्ज के डिके को रोक रहा था। अगर रेजिस्टेंस नहीं होता तो सडनली चार्ज ग्रो कर जाता, सडनली डिके हो जाता। इंडक्टर क्या कर रहा है? ग्रोथ और डिके ऑफ करंट को रोक रहा है। ठीक है, तो ये चार्ज नहीं बदलने दे रहा सडन, और ये इंडक्टर करंट नहीं बदलने दे रहा है सडन। ठीक है, तो शायद आप 2 पॉइंट समझ गए होंगे। चार्ज कांट फ्लो एट सडन इन ब्रांच कंटेनिंग रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस चार्ज के सडन फ्लो को रोकता है। मतलब ये कैपेसिटर है और सीरीज में ये रेजिस्टेंस है। यहां पे मान लीजिए कैपेसिटर ये है, ये बैटरी है। तो जो ही बैटरी से कनेक्ट करेंगे C1 C2, स्विच क्लोज करने के तुरंत बाद ही इस पे C1 भी चार्ज आ जाएगा, लेकिन इस पे C2 भी आएगा फाइनली, लेकिन टाइम लगेगा क्योंकि इस सीरीज में, इस ब्रांच में रेजिस्टेंस है। तो इस ब्रांच में रेजिस्टेंस है तो इसको चार्ज लेने में टाइम लग गया, इसने तुरंत ले लिया। अगर यहां भी रेजिस्टेंस नहीं होता तो दोनों सडन चार्ज हो जाते। और मान लो यहां एक रेजिस्टेंस होता तो अब ना ये सडन चार्ज होगा ना ये सडन चार्ज होगा। क्यों? क्योंकि इस पे चार्ज फ्लो होगा मतलब इस ब्रांच से भी फ्लो होगा, और चूंकि इस ब्रांच में रेजिस्टेंस है तो ना ये सडन चार्ज होने देगा ना इसको सडन चार्ज होने देगा। मतलब अगर किसी ब्रांच में रेजिस्टेंस आ गया तो वो चार्ज के सडन फ्लो को रोक देगा। फाइनली चार्ज भले ही वही वैल्यू ले, लेकिन टाइम लगेगा। ठीक है, बिल्कुल इसी की एनालॉजी है। करंट कांट चेंज, इनडायरेक्टली हम फ्लक्स की बात कर रहे हैं। एट सडन इन ब्रांच कंटेनिंग एल। अगर किसी ब्रांच में इंडक्टर है तो वो करंट के चेंज को सडन नहीं होने देगा। क्यों? इसको शायद समझ सकते हैं, ड्रॉप ऑन इंडक्टर एल डी आई बाय डी टी। और इधर देखें ड्रॉप ऑन रेजिस्टर आर डी क्यू बाय डी टी। अब एनालॉजी इमेजिन करिए, आर इंटू डी क्यू बाय डी टी। अगर डी क्यू बाय डी टी क्यू सडन बदल गया तो ये टर्म इंफिनिटी हो जाएगा, ड्रॉप इंफिनिटी हो जाएगा। यहां डी आई सडन बदल गया, डी आई बाय डी टी इंफिनिटी, ड्रॉप इंफिनिटी। तो ये चार्ज की ग्रोथ को रोक रहा है, ये करंट की ग्रोथ को रोक रहा है। ठीक है, तो इंडक्टर रेजिस्टर की तरह है। रेजिस्टर जो चार्ज के लिए कर रहा था, इंडक्टर वही करंट के लिए कर रहा है। ठीक है,
तो ग्रेटर द रेजिस्टेंस ग्रेटर विल बी द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन फॉर सेम चार्ज टू डिके और ग्रो, और यहां ग्रेटर द वैल्यू ऑफ इंडक्टर ग्रेटर विल बी द टाइम टेकन बाय करंट टू चेंज इटसेल्फ। तो ये हम सीखे यहां एनालॉजी, ठीक है, कि एलसी सर्किट सॉरी आरसी सर्किट और एलआर सर्किट में एनालॉजी क्या है। इनमें जो रेजिस्टेंस है वही इंडक्टर है और जो कैपेसिटर है वो रेजिस्टर की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से समझना, रेजिस्टेंस की एनालॉजी रेजिस्टेंस के साथ नहीं की, इंडक्टर के साथ की है, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, आपको कैसे सोचना है। तो अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मानो हम लगभग कैपेसिटर ही पढ़ रहे हैं। तो पहले इसमें देखें तो करंट इन सर्किट इन स्टेडी स्टेट, ये था L 2L R 2R R E। स्टडी स्टेट में इस बार ये रेजिस्टेंस हटा देता हूं। तो स्टडी स्टेट का मतलब क्या है, व्हेन करंट इज कांस्टेंट, और करंट कांस्टेंट का मतलब क्या है, L di by dt 0, और इसका मतलब क्या है, ड्रॉप ऑन इंडक्टर इज 0, देयर इज नो ड्रॉप ऑन इंडक्टर, और इसका मतलब क्या है, इंडक्टर इज अ वायर, इंडक्टर वायर की तरह बिहेव करेगा। तो इक्विवेलेंट सर्किट क्या बन जाएगा, ये, इसको वायर माना, इसको वायर माना, ये, तो ये वायर माना तो ये तो शॉर्ट ही हो गया, तो करंट सिर्फ इससे जाएगा कितना, E बाय आर, और ये E बाय आर करंट ऊपर से निकलेगा, यही E बाय आर करंट यहां से आएगा, तो ये तो फाइनली करंट हो गया और यहां से करंट आ गया 0, ठीक है। एनर्जी स्टोर्ड कितनी आ गई, तो इसके पास एनर्जी कितनी हो गई, हाफ L, यहां से करंट कितना है, E बाय आर का होल स्क्वायर, इसके पास एनर्जी कितनी हो गई फाइनली, हाफ, इंडक्टेंस कितना है 2L, करंट कितना जा रहा है, E बाय आर का होल स्क्वायर। तो स्टडी स्टेट में कहां से कितना करंट जाएगा, किस इंडक्टर के पास कितनी एनर्जी होगी, हम निकाल सकते हैं। और सिंपली कॉन्सेप्ट क्या है, रिप्लेस इंडक्टर बाय वायर, रिप्लेस इंडक्टर बाय वायर। और करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है, फाइंड करंट इन एवरी ब्रांच, और इस ब्रांच में जो करंट आया वही इस इंडक्टर का करंट है। तो इंडक्टर का अगर आपको करंट पता है तो आप फ्लक्स भी निकाल सकते हो इससे, स्टडी स्टेट फ्लक्स और स्टडी स्टेट एनर्जी। इसका फ्लक्स निकालना है, एल में इसका मल्टीप्लाई कर दो, एनर्जी निकालनी है, हाफ एल आई स्क्वायर लगा दो। और जरा इमेजिन करिए कि ये बिल्कुल इसी तरह तो है क्वेश्चन, हां बस क्वेश्चन में ये लेते हैं R 2R E C, चार्ज ऑन कैपेसिटर इन स्टडी स्टेट। तो हम कैपेसिटर में क्या करते थे, स्टडी स्टेट मतलब चार्ज मैक्सिमम आ गया, चार्ज मैक्सिमम मतलब dq बाई dt 0, मतलब करंट 0। तो कैपेसिटर की ब्रांच हो गई हमारी ओपन और बाकी ब्रांचेस थी कुछ इस तरह, 2R R E, तो करंट जाएगा इसमें से E बाय 3R, तो इस पर ड्रॉप आएगा E बाय 3 का, तो कैपेसिटर के पास एनर्जी आएगी हाफ C V स्क्वायर, ये एनर्जी है। तो एक बहुत बड़ा अंतर दिख रहा है, स्टडी स्टेट में कैपेसिटर ओपन सर्किट है, स्टडी स्टेट में इंडक्टर शॉर्ट सर्किट है, ठीक है। और एनर्जी निकालना तो हम जानते ही हैं। तो उम्मीद है पहला पॉइंट समझ में आया होगा कि इंडक्टर और कैपेसिटर स्टडी स्टेट में एक दूसरे के उल्टे बिहेव कर रहे हैं। कैपेसिटर ओपन हो जा रहा है, उस ब्रांच में से करंट ही नहीं जा रहा है, हां पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। इंडक्टर वो ब्रांच शॉर्ट कर दे रहा है, मतलब खुद को वायर से रिप्लेस कर दे रहा है, ब्रांच शॉर्ट हो या ना हो, खुद तो वायर बन गया। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर यहां एक रेजिस्टेंस भी होता
तो फिर ये रेजिस्टेंस शॉर्ट नहीं होता, 2R और R जो भी होते वो पैरेलल में हो जाते। तो सिंपली रिप्लेस इंडक्टर बाय वायर और मेक कैपेसिटर ओपन इन स्टडी स्टेट। तो क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन करिए। चलो 3 क्वेश्चन सॉल्व करिए। सर्किट दे रखे हैं तीनों, और तीनों सर्किट में नीचे क्वेश्चन हैं। तो सिंपल सी बात है, स्टडी स्टेट के लिए सभी में आंसर में ये वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, ट्राई करो। चलो सॉल्यूशन देखिए। स्टडी स्टेट में ये वायर बन जाएगा, ये कैपेसिटर ओपन हो जाएगा, ये वायर बन जाएगा, ये 3R। तो स्टडी स्टेट में इसका फिगर तो ऐसा है। तो करंट सिर्फ ऐसे जाएगा E/4R। तो इस वाली ब्रांच से करंट गया E/4R, और इस वाली ब्रांच से भी करंट गया E/4R। इस ब्रांच से तो करंट गया ही नहीं, लेकिन हमें कैपेसिटर की एनर्जी लिखनी है, तो पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो इसका वोल्टेज 0 मान लो। तो यहां से अगेंस्ट गए तो इसका वोल्टेज E/4, इसका वोल्टेज भी 0, इसका वोल्टेज E/4। करंट नहीं है इसीलिए 0। तो ये कैपेसिटर के अक्रॉस ड्रॉप हमें मिल गया E/4 का। तो पावर सप्लाइड बाय बैटरी, EMF इंटू करंट, E²/4R। एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर, हाफ CV², हाफ कैपेसिटेंस C, पोटेंशियल डिफरेंस E/4 होल स्क्वायर। एनर्जी स्टोर्ड बाय L, इस इंडक्टर की एनर्जी हाफ L E/4R होल स्क्वायर। और लास्ट में इस 2L की, इसमें भी करंट उतना ही है, हाफ 2L E/4R होल स्क्वायर। ये पहला पार्ट। चलो अब दूसरा पार्ट देखें। तो ये मिटा देते हैं। इन स्टडी स्टेट मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन L। इसका मीनिंग हो सकता है आपने अंदाज लगा लिया होगा, इंडक्टर विथ सम इंटरनल रेजिस्टेंस। मतलब ये कुछ और नहीं, L और R का सीरीज कॉम्बिनेशन। जैसे बैटरी के साथ हम इंटरनल रेजिस्टेंस लिखते थे E और R, तो इसको हम रिप्लेस कर देते थे ऐसे, वैसे ही इंडक्टर को हम इससे रिप्लेस कर देंगे। मतलब जिस कॉइल से इंडक्टर मिलकर बना है उस कॉइल का शायद कुछ रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, अगर नहीं दिया तो हम 0 मान लेते हैं, लेकिन फिलहाल रेजिस्टेंस दिया है तो ये कुछ और नहीं, L और R का सीरीज कॉम्बिनेशन है। ऊपर एक R इधर है, ये E और 2R। स्टडी स्टेट में ये एक वायर है, तो ये इंडक्टर प्योर एक रेजिस्टर बन जाएगा। और कितना, ध्यान दीजिए, इंडक्टर एक वायर बनता, लेकिन इसके पास इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो ये एक रेजिस्टर बन जाएगा R का, R 2R। तो E/R/2 और 2R 5R/2, तो 2E/5R। ये आधा आधा दोनों में बटेगा। इंडक्टर का तो रोल है नहीं स्टडी स्टेट में, हाँ एनर्जी जरूर स्टोर करेगा। तो मैग्नेटिक एनर्जी कितनी है, तो इस वाले में E/5R, तो हाफ LI²। पहला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है, रेट ऑफ हीट डिसिपेशन इन L। तो इस इंडक्टर में हीट डिसिपेशन कितनी हुई, तो एक्चुअली इसके इंडक्टर वाले पार्ट में नहीं हुई, इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसकी वजह से हीट आ रही है। मैग्नेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, लेकिन हीट जो डेवलप हो रही है इसके इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से। तो सिंपली I²R, I² इंटरनल रेजिस्टेंस। ये ठीक वही है कि अगर बैटरी पे हीट डिसिपेटेड पूछी है बैटरी पे, तो I² टाइम्स इंटरनल रेजिस्टेंस। तो वैसे ही इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो हीट आएगी I²R। थर्ड पार्ट, वंस अगेन स्टडी स्टेट पूछा है, तो कैपेसिटर हो जाएगा ओपन, इंडक्टर हो जाएगा वायर। यहां पे ये रेजिस्टेंस कितना है R, यहां रेजिस्टेंस R। ये फिगर बन गया कुछ इस तरह। तो करंट तो सिर्फ इसी ब्रांच में जाना है, E/2R, E/2R। तो इस पे ड्रॉप E/2, इस पे 0 मान लो, तो इसका वोल्टेज आएगा E/2, तो इसका रहेगा 0, तो इसका वोल्टेज E/2, क्योंकि रेजिस्टेंस पे तो ड्रॉप आएगा नहीं, इंडक्टर पे भी ड्रॉप नहीं आएगा, तो E/2। तो पूरा का पूरा ड्रॉप इस पे आएगा। तो समझिए स्टडी स्टेट में इस पे ड्रॉप 0 है।
और इस पे ड्रॉप आया E/2 का। तो इंडक्टर की एनर्जी 0, कैपेसिटर की एनर्जी हाफ CE/2 का होल स्क्वायर। तो उम्मीद है इस डिस्कशन से आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि इनमें हमें स्टडी स्टेट में कैपेसिटर और इंडक्टर को कैसे ट्रीट करना है। चलो अब अगला डिस्कशन, जस्ट आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड। जस्ट आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड, तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि करंट थ्रू इंडक्टर कांट चेंज एट सडन। इंडक्टर का करंट अचानक चेंज नहीं हो सकता, तो करंट जस्ट बिफोर स्विच इज ओपन, बिफोर स्विच इज क्लोज्ड इज इक्वल टू करंट जस्ट आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड। मतलब करंट जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर करंट बराबर होगा इंडक्टर में। ठीक है, ये काफी हद तक कैपेसिटर वाला केस दिख रहा होगा कि चार्ज ऑन कैपेसिटर कांट चेंज एट सडन, ऑब्वियसली इफ ब्रांच हैज रेजिस्टेंस। ये तभी के लिए बात चल रही है कंटेन्स रेजिस्टेंस। चलो तो देखते हैं अब इसमें। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट कि फ्लक्स अचानक नहीं बदल सकता, फ्लक्स LI है तो करंट अचानक नहीं बदल सकता जैसे वहां था। तो जैसे मैं ये दिखाता हूं कि यहां हमने बात की थी कि अगर ये EMF है, ये रेजिस्टेंस R है, ये कैपेसिटर है, जस्ट स्विच क्लोज किया तो कैपेसिटर पे चार्ज कितना है 0। स्विच क्लोज करने से पहले 0 है, तो स्विच क्लोज करने के जस्ट बाद भी 0 होगा, जस्ट आफ्टर। तो अगर ये न्यूट्रल है तो ये अब भी न्यूट्रल रहेगा, अचानक से चार्ज नहीं ले लेगा। इसका मतलब इस पे ड्रॉप 0 होगा, तो पूरा का पूरा E का ड्रॉप किस पे आएगा, रेजिस्टर पे। तो करंट कितना आएगा E/R। तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, वायर की तरह। तो जैसे अनचार्ज कैपेसिटर एक वायर की तरह बिहेव करता था, वैसे ही जरा इंडक्टर में इमेजिन करिए, यहां से मैं जब स्विच ऑन कर रहा हूं तो अंतर क्या आ रहा है। स्विच ओपन था तो करंट कितना था 0, और t इक्वल टू 0 माइनस पे, ये 0 प्लस मान लो। तो जस्ट पहले अगर करंट 0 था तो जस्ट बाद भी करंट 0 ही होगा। मतलब करंट एट अ सडन चेंज नहीं हो सकता। तो पहले भी करंट 0, अब भी करंट 0। ठीक है, और अगर करंट 0 है तो जरा इमेजिन करिए कि ये E का ड्रॉप R पे तो हो ही नहीं सकता। इमेजिन करो, तो ये E का ड्रॉप कहां गया होगा, तो ये पूरा का पूरा E का ड्रॉप इंडक्टर पे आ गया होगा। मतलब इसने पूरा ड्रॉप अपने ऊपर झेल लिया और करंट को 0 रखा। मतलब इसने इस सर्किट को अभी भी ओपन की तरह ट्रीट किया है। ठीक है, क्योंकि ये करंट नहीं जाने दे रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये करंट कभी नहीं जाने देगा। वजह समझिए कि करंट की वैल्यू 0 है इस समय पे, लेकिन इस पे ड्रॉप है। अब जरा सोचो, ड्रॉप ऑन इंडक्टर अगर E है तो ये LdI/dt की वैल्यू E है। बेहतर है नेगेटिव लगाऊं, तो di/dt माइनस E/L है, या प्लस जो भी है, वो तो हमारे सेंस पे डिपेंड करता है हम किसको प्लस किसको माइनस ले रहे हैं। हाँ, तो di/dt आ गया। तो I भले ही 0 है लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ I तो है। इसका मतलब I हमेशा 0 नहीं रहेगा, बदलना चालू हो गया है। लेकिन सडनली बड़ी वैल्यू नहीं चेंज हुई है, रेट ऑफ चेंज तो आ गया उसके पास, फाइनाइट रेट ऑफ चेंज। और अगर सडन चेंज हो जाता तो इनफाइनाइट रेट ऑफ चेंज हो जाता, जबकि ये तो फाइनाइट है। मैक्सिमम ड्रॉप E ही तो आ सकता है। ठीक है, यह अलग बात है कि t इक्वल टू इंफिनिटी पे फिर क्या हो जाएगा कि करंट हो जाएगा कांस्टेंट, तो पूरा ड्रॉप इस पे आ जाएगा और इस पे ड्रॉप आ जाएगा 0। तो कंक्लूजन क्या निकला कि इंडक्टर अपने अक्रॉस करंट को अचानक नहीं बदल सकता। मतलब पहले अगर करंट 0 था तो अब भी करंट 0 है। ठीक है, और चूंकि अब भी करंट 0 है
तो ये ईएमएफ ई का ड्रॉप इस पे नहीं आ सकता, तो कहीं तो आएगा, तो ये ईएमएफ का ड्रॉप इस पे आएगा, तो ये खुद एक बैटरी बन जाएगा और इसका पूरा ड्रॉप अपने ऊपर ले लेगा और करंट को 0 रखेगा उस इंस्टेंट के लिए। बाद में करंट चेंज होगा, ठीक है। तो इससे यह समझ में आया कि अगर पहले करंट 0 था तो अब भी 0 है, और करंट अगर उस ब्रांच में 0 है तो ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, ऐसे बिहेव कर रहा है मानो वो ब्रांच ओपन हो, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छा फील आ जाएगा। तो बस इतना ध्यान रखिए। कैपेसिटर में भी मैं रिकॉल करूंगा इस चीज को। चलो, जैसे ये था, तो t इक्वल टू 0 प्लस पे, इस पे करंट कितना है? 0। सिंपल सी बात है, कहीं से करंट की कोई वजह ही नहीं दिख रही है, तो 0 माइनस पे करंट 0 है, तो 0 प्लस पे करंट 0 होगा, ठीक है। तो इस वाली ब्रांच में कोई करंट नहीं, तो ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो ये क्या बनेगा? क्योंकि करंट पहले भी 0 था, करंट अब भी 0 का, ये t इक्वल टू 0 का है। t इक्वल टू इंफिनिटी पे जब करंट कांस्टेंट हो जाएगा तो इस पे ड्रॉप हो जाएगा 0, ये बन जाएगा एक वायर। ये केस बनेगा। तो यहां से करंट कितना जाएगा इनिशियली? E बाय 3R। अब करंट कितना गया? E बाय 2R। सोचो, अब ये करंट ऊपर से निकलेगा क्योंकि ये वायर बन गया, ये शॉर्ट हो गया, ये E बाय 2R यहां से ऐसे करके बाहर आ गया। तो इनिशियली ये ओपन सर्किट है। वजह है, पहले करंट 0 था, अब भी करंट 0, इस ब्रांच में करंट जाना ही नहीं है, मतलब ओपन है। फाइनली ये शॉर्ट सर्किट है, ये वायर है, क्योंकि करंट कांस्टेंट है, कभी ना कभी तो कांस्टेंट होगा, और जो ही करंट कांस्टेंट है इस पर ड्रॉप 0 है, सर्किट ये बन गया। तो शायद आप इसमें यह समझ सकते हैं कि अगर मैं यहां ग्राफ बनाऊं तो करंट थ्रू इंडक्टर का ग्राफ टाइम के साथ, पहले करंट कितना था? 0, अब कितना है? E बाय 2R। 0 से E बाय 2R करंट थ्रू इंडक्टर। करंट थ्रू रेजिस्टर R, इस R से करंट निकालते हैं। तो पहले करंट था E बाय 3R, अब करंट है 0। और तीसरा हम बैटरी के साथ करंट निकालते हैं, करंट थ्रू बैटरी। पहले E बाय 3R था, अब उसी तरफ E बाय 2R है, तो E बाय 3R से E बाय 2R, ये तो ये पहला केस, मतलब ये हम अलग अलग जगह से करंट निकाल दिए। इंडक्टर में करंट 0 से E बाय 2R, ग्रोथ ऑफ करंट इन इंडक्टर। R में डिके हुआ है, पहले E बाय 3R जा रहा था, अब 0 जा रहा है, और ऐसे ही इस 2R में वही है जो बैटरी में, तो बैटरी में E बाय 3R से E बाय 2R हो गया। ये करंट के फिगर है। तो 3 हमने ये वैल्यूज लिखी। ऑब्वियसली ये कब अपनी स्टडी स्टेट, तो ये सभी इनिशियल वैल्यू से स्टडी स्टेट वैल्यू पे जा रहे हैं, और स्टडी स्टेट कब अटेन होगी वो L पे डिपेंड करेगा, इंडक्टर की वैल्यू पे, ठीक है। और बड़ी अच्छी बात यह है कि इसमें भी वो हमारा पुराना लॉजिक काम कर जाएगा। जैसे ये 0 से ग्रोथ हो रही है, तो I की वैल्यू 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाय टॉ, ये डिके का केस है, तो I की वैल्यू E बाय 3R ई टू दी पावर माइनस टी बाय टॉ। ये डिके वाला केस है, ये ग्रोथ वाला। डिके वाला ई टू दी पावर माइनस टी बाय टॉ होता है, ग्रोथ वाला 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाय टॉ होता है। 0 से मैक्सिमम ऐसा बनता है, मैक्सिमम से 0 ऐसा बनता है। लेकिन कुछ वैल्यू से कुछ वैल्यू जाना है, तो इसके लिए याद करो क्या होता था, इनिशियल प्लस चेंज। चेंज कितने का आया? 6R, 1 माइनस टी बाय टॉ। इनिशियल
ये है चेंज कितने का आया, ये E/6R का, जैसा कैपेसिटर में किया था, बस टॉ इज येट टू बी फॉर्म। और इवन हमने ये प्रूव भी नहीं किया कि इस फॉर्म में आएगा, ये मैं बता रहा हूं कि इस फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो बिल्कुल कैपेसिटर जैसा, बस हमें टॉ निकालना सीखना है। तो हम अभी इसके बारे में बात करेंगे। अभी हम क्या बात कर रहे हैं, इनिशियली कैसा बनेगा, फाइनली कैसा बनेगा। तो इनिशियली ये ओपन सर्किट हो गया, फाइनली ये शॉर्ट सर्किट हो गया। और ओपन क्यों, क्योंकि पहले करंट जीरो था, अब भी करंट जीरो। और मोर और लेस यही हमने कैपेसिटर में कर रखा था। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी चाहूंगा कि एक आध बार ये रिपीट कर दूं कैपेसिटर वाला कॉन्सेप्ट। तो इसमें जैसे t इक्वल टू 0 प्लस पे ये कैपेसिटर बनता ऐसा, जीरो प्लस पे, सॉरी वायर, फाइनली ओपन। इन्फिनिटी 0 प्लस। तो इनिशियली क्यों, ये अनचार्ज्ड कैपेसिटर है। तो अनचार्ज था तो अब भी अनचार्ज ही है, तो ड्रॉप पहले भी नहीं था, ड्रॉप अब भी नहीं, अचानक से चार्ज नहीं ले लेगा, वायर लिख दिया। फाइनली जो भी चार्ज आएगा मैक्सिमम आएगा, पता नहीं कितना, लेकिन होगा मैक्सिमम। और चार्ज मैक्सिमम तो dq/dt 0, मतलब इस ब्रांच से करंट 0। तो पहले करंट निकालना था तो मैं सबका रेजिस्टेंस R लूं, R 3R/2 2E/3R। तो पहले था ये E/3R। सिमिलरली यहां से, लेकिन यहां E/2R आएगा और ये E/2R यहां से जाएगा, तो यहां से करंट 0 था, E/2R यहां से निकल गया। लेकिन अच्छी बात है, इसके अक्रॉस ड्रॉप E/2 का है, तो इसके अक्रॉस ड्रॉप E/2 का है, तो कैपेसिटर पे चार्ज CE/2 होगा। अब इस पे चार्ज ऑन कैपेसिटर लिखते टाइम के साथ, इनिशियली कितना था 0, फाइनली कितना है CE/2। करंट थ्रू कैपेसिटर, तो कैपेसिटर में पहले करंट E/3R था, फाइनली कैपेसिटर में 0 है। करंट थ्रू बैटरी, बैटरी में पहले करंट 2E/3R है, अब E/2R है, तो 2E/3R से E/2R। ठीक, और इसका टाइम कांस्टेंट निकालना हम जानते थे कि सिंगल कैपेसिटर के केस में हम टाइम कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हैं। और टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए आप ये रेजिस्टेंस R इनको कंबाइन करिए, तो ये E और R/2 बनेगा। कैपेसिटर और R, इस R को इस R के साथ कंबाइन कर दो, 3R/2, ये C है, तो 3RC/2, दिस इज टॉ। अब इनिशियल प्लस चेंज वाले से आंसर निकाल लो। तो Q की वैल्यू, ये ग्रोथ का केस है, तो मैक्सिमम 1 - e⁻t/τ, और टॉ 3RC/2। मैक्सिमम से 0 गया, E/3R e⁻t/τ। ये मैक्सिमम 2E/3R से चालू किया, तो इनिशियल चेंज -E/6R घटा दो, 1 - e⁻t/τ। ये फंक्शन है। तो ये एक्सपोनेंशियल वेरिएशन के हमने फंक्शन लिखे और हमारा काम हो गया। तो ये जैसे कैपेसिटर में किया वैसे ही इंडक्टर में करेंगे। लेकिन क्या होता है, ऐसा करते करते हम ये रट मारते हैं कि इनिशियली कैपेसिटर वायर है, फाइनली कैपेसिटर ओपन है। और इंडक्टर में उल्टा कर लेते हैं कि इनिशियली इंडक्टर ओपन है, फाइनली इंडक्टर वायर है। तो इनिशियली कैपेसिटर वायर है, बिल्कुल सही है अगर कैपेसिटर अनचार्ज्ड होता तो। अगर कैपेसिटर न्यूट्रल है, देन रिप्लेस इट बाय अ वायर फॉर t इक्वल टू 0 प्लस। लेकिन अगर कैपेसिटर पे भी कुछ चार्ज होता Q का, तो ये वायर नहीं, एक बैटरी बनेगा Q/C।
उस इंस्टेंट पे चार्ज अचानक से बदल नहीं सकता, तो इसका ड्रॉप जितना है उतना ही रहेगा, तो इट विल बी बिहेविंग लाइक अ बैटरी Q बाय C। हां, स्टडी स्टेट में इट विल स्टिल बी ओपन, क्योंकि जो भी इस पे चार्ज आएगा स्टडी स्टेट में कांस्टेंट होगा, तो इस पे ड्रॉप कांस्टेंट हो जाएगा और करंट 0 हो जाएगा। लेकिन अगर इनिशियली कैपेसिटर चार्ज्ड है तो इसको वायर नहीं Q बाय C से रिप्लेस करिए। ठीक है, वैसे ही ये लफड़ा इंडक्टर में भी आएगा कि अगर इंडक्टर में इनिशियली करंट आ रहा है तो वही करंट फाइनली रहेगा। अब वो एग्जांपल मैं दिखा देता हूं आपको कैसे। तो पहले मैं कैपेसिटर का ही दिखा दूं। सॉरी, पहले कैपेसिटर ही दिखा दूं। ये C और इस पे माइनस प्लस V बाय 2 R V ये था, ये चार्ज है। तो जो ही स्विच क्लोज करेंगे, सभी स्विचेस क्लोज करेंगे, तो उस समय पे ये एक बैटरी होगा V बाय 2 का, रेजिस्टेंस R V। तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम नोड मेथड से कि इसका मान लें 0, इसका मान लें माइनस V बाय 2, इसका आ गया V बाय 2। ठीक है, इसका 0 माइनस V बाय 2 माइनस 3V बाय 2, तो यहां से आया 3V बाय 2R, यहां से V बाय 2R, हर जगह से हमें करंट मिल गया। फाइनली निकालते तो फाइनली ये ओपन सर्किट ही होगा, क्योंकि जो भी चार्ज आएगा ये ओपन सर्किट होगा। R V, तो करंट जाता इससे V बाय 2R, आता इससे V बाय 2R, इस पे ड्रॉप आता V बाय 2 का, तो फाइनली कैपेसिटर पे चार्ज आ जाएगा CV बाय 2, लेकिन पोलैरिटी पलट गई। तो चार्ज ऑन कैपेसिटर अगर ग्राफ बनाते तो माइनस CV बाय 2 से प्लस CV बाय 2 हो जाता। तो जैसे हम कैपेसिटर में करते थे कि अगर इनिशियली कैपेसिटर पे चार्ज है तो वो एक बैटरी है, फाइनली ओपन है, ये बिल्कुल सही है। ऐसे ही इंडक्टर के केस में हम यही चीज देखने वाले हैं, देखिएगा अच्छे से। ये रेजिस्टेंस 1 ओम, 2 ओम, 6 वोल्ट, 2 ओम, 3 वोल्ट, ये 4 हेनरी, ये था जैसे। तो ये इंडक्टर मेरा, सॉरी, ये नीचे की तरफ वैल्यू है। अब हम इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे। एट t इक्वल टू 0 प्लस स्विच इज शिफ्टेड टू 2। फाइंड करंट एट t इक्वल टू 0 प्लस करंट एट t इक्वल टू इंफिनिटी, ये सब निकालना होता। तो जरा समझिए कि इनिशियली इस बार इसमें से करंट है 6, और चूंकि इनिशियली स्टडी स्टेट है, ये लिखा नहीं मैंने, लेकिन इनिशियली स्टडी स्टेट है, इस ब्रांच में से करंट जा रहा होगा, और कितना, 2 एम्पियर। इस पे ड्रॉप 0 है, लेकिन करंट 0 नहीं है, इंडक्टर के पास एनर्जी तो है। तो स्टडी स्टेट में इस पे ड्रॉप 0 है इनिशियली, तो 6 बाय 3 2 एम्पियर करंट जा रहा होगा। अब जो ही मैं स्विच क्लोज करूंगा, अब समझिएगा, जो ही मैं स्विच ऊपर करा तो यहां पे करंट कितना था, 2 एम्पियर, तो यहां पे करंट चेंज नहीं हो सकता, इट विल रिमेन 2 एम्पियर। लेकिन ये बैटरी तो कुछ और ही कह रही है। ये बैटरी कह रही है ये 0 प्लस है। ये बैटरी ने कहा इंफिनिटी पे तो इंडक्टर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसने कहा इंफिनिटी पे तो इंडक्टर का कोई रोल ही नहीं है, इट विल बी अ वायर। ये 2 ओम, 1 ओम, 3 वोल्ट, करंट आएगा 1 एम्पियर। इमेजिन करिए, इंफिनिटी पे इंडक्टर वायर हो जाएगा, तो ये 3 वोल्ट, 2 ओम, 1 ओम, 3 वोल्ट कहेगा कि 1 एम्पियर ऐसे करंट फ्लो होगा। लेकिन यहां ये इंडक्टर कह रहा था कि 2 एम्पियर ऐसे होगा। तो इसने कहा कि मैं चाह रहा हूं कितना, 1 एम्पियर इधर, तुम चाह रहे हो 2 एम्पियर इधर, तो तुम्हें बैटरी की तरह बिहेव करना पड़ेगा।
और शायद सोचिए इट मस्ट बिहेव लाइक अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट। तो 9 माइनस 3 6/3, इसको 9 वोल्ट की बैटरी की तरह बिहेव करना पड़ेगा। और क्या इंडक्टर बैटरी की तरह बिहेव कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि L di/dt ही तो EMF है। तो L कितना है 4, di/dt EMF कितना है 9, तो di/dt इज इक्वल टू 9/4। और समझिएगा नेगेटिव। नेगेटिव क्यों? क्योंकि ये बैटरी इस करंट को सपोर्ट कर रही है, और बैटरी करंट को सपोर्ट कर रही है मतलब करंट डिक्रीज हो रहा होगा, इसीलिए di/dt नेगेटिव होगा। तो ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो जाता है ऐसे। और अगर आपको नहीं आ रहा है समझ में ये di/dt, तो आप क्या सोचिए कि यहां करंट 2 एंपियर है, ऐसे समझिए करंट 2 एंपियर है, लेकिन di/dt आपको नहीं पता कितना है। स्टडी स्टेट में di/dt गारंटीड 0। तो यहां करंट 2 एंपियर है, di/dt नहीं पता, तो रिप्लेस इंडक्टर बाय अ बैटरी, L di/dt करंट की अपोज करती हुई, ऐसे ऐसी बैटरी मानो 1 ओम। अभी समझ में आ जाएगा आंसर क्या आएगा। तो करंट कितना आया 2 एंपियर, तो ऐसे किरचॉफ्स लॉ लगाओ। तो किरचॉफ्स लॉ से जाओ, तो -L di/dt गिरा, -2 गिरा, -4 गिरा, -3 गिरा, इक्वल टू 0। तो L di/dt इक्वल टू -9, तो di/dt इज इक्वल टू 9/L -9/4। मतलब ये करंट जो 2 एंपियर है वो कांस्टेंट नहीं है, ये 2 एंपियर बदल रहा है। और सही बात है, बदल नहीं रहा होता तो ये 1 पे कैसे पहुंचता, पलटता कैसे? तो हुआ क्या कि करंट का एक्सप्रेशन इनिशियली 2 एंपियर था, फाइनली 1 एंपियर उल्टा है। तो सर्किट से करंट कुछ ऐसा गया, और ये 2 एंपियर का जो स्लोप है इनिशियली वो -9/4। और हां, एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं इनिशियल प्लस चेंज 1 - e to the power -t/τ इज करंट। इनिशियल चेंज कितने का है 3 ये। और रियलिटी ये है कि मैं इसको डेरिवेटिव करके बिना आगे जाने टॉ की वैल्यू निकाल सकता हूं। जरा इसी को डिफरेंशिएट करो, तो di/dt की वैल्यू 2 का डेरिवेटिव 0, 3 का डेरिवेटिव 0, 3/τ e to the power -t/τ होगा। और t इक्वल टू 0 प्लस पे हमें स्लोप -9/4 पता है, तो 0 प्लस इसमें छाप दो, तो di/dt की वैल्यू -9/4 -3/τ, ये वैल्यू 1 बन गई, तो τ की वैल्यू आ गई 3/4 सेकेंड। ठीक है, तो τ की वैल्यू आ गई हमारी 3/4। ये इस तरीके से हमने निकाल दिया। समझिए कैसे निकाला मैंने। पहले सोचा t इक्वल टू 0 प्लस पे क्या आंसर है, इन्फिनिटी पे क्या है। उन दोनों से हमने फिगर बनाया, एक्सप्रेशन लिखा, और di/dt की वैल्यू निकाल ली इनिशियली। और यहां से भी इनिशियली di/dt निकाल लिया। क्यों? क्योंकि हमें पता है ये बैटरी की तरह बिहेव कर रहा होगा। और कैसे सोचा वो भी सोचिए, देखिएगा मैंने कैसे सोचा। 3 एंपियर चाह रहा है, 3 वोल्ट चाह रहा है कि करंट ऐसा जाए, करंट जा रहा है उल्टा। और 1 एंपियर ऐसा ना जाके 2 एंपियर ऐसा जा रहा है, मतलब ये उल्टी बैटरी है इस तरफ। इफेक्टिव बैटरी 6 वोल्ट की बन गई उल्टी, तो ये 9 वोल्ट की बैटरी रहा होगा। तभी तो 3 वोल्ट का असर काटेगा और उल्टा 2 एंपियर करंट भेजेगा। तो इट इज बिहेविंग लाइक अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट। सिंस बैटरी इज सपोर्टिंग 2 एंपियर, दैट मीन्स करंट इज डिक्रीजिंग, तो करंट डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, और L di/dt को कंपेयर किया तो di/dt की वैल्यू मिल गई। थोड़ा सा इनिशियली ट्रिकी सा लगता है, लेकिन है बिल्कुल ही टप्पा। आपको सिंपली क्या करना है कि इस पे ड्रॉप निकालने की, मान लो ऐसे नहीं निकालना, तो आपके पास किरचॉफ्स लॉ है ना, इस पे ड्रॉप कुछ मान लो x अननोन, तो यहां से चलना चालू करो। x का चेंज यहां आया, -2 का चेंज यहां आया,
-2 का चेंज, 4 का चेंज यहां आया, 3 का चेंज यहां आया, x इक्वल टू 9, तो 9 वोल्ट का चेंज यहां आएगा। हां, तो यहां अंतर क्या आया कि इन ऑर्डर टू मेंटेन करंट, ये अचानक करंट नहीं बदलने दे रहा है, जबकि करंट ये बैटरी कह रही है कुछ और होना चाहिए, तो इट शुड बिहेव लाइक अ बैटरी, और ये करंट मेंटेन करने के लिए इसको बैटरी की तरह बिहेव करना पड़ा, लेकिन वो बैटरी खुद ही तब बनता है जब ये करंट वेरिएबल हो। तो इस वजह से ये करंट कांस्टेंट हो ही नहीं सकता था, इसको बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बदलना पड़ेगा क्योंकि di/dt मौजूद है। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, कंपेयर करेंगे, निकल आएगा। तो कोशिश करिए खुद से अपने कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश करिए। मैंने एक हिंट दे रखी है कि आपको इनको सोचना कैसे है। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, कैपेसिटर इंडक्टर दोनों इन्वॉल्व हो सकते हैं। उन क्वेश्चन को ट्राई करिए, खुद से सोचिए अच्छे से, और जब पूरी तरह से सोच लो तब आपको सॉल्यूशन देखने हैं। तो ये 4 क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में सिंपल LR सर्किट है, बैटरी है, स्विच क्लोज किया t इक्वल टू 0 पे, लिखा नहीं है, अंडरस्टूड है। t इक्वल टू 0 पे स्विच क्लोज किया, करंट एंड di/dt 0 प्लस पे, इंफिनिटी पे, करंट और टाइम का ग्राफ, यूजिंग di/dt फाइंड टॉ। तो अभी मैंने डिफरेंशियल निकालना नहीं सिखाया, लेकिन स्टिल आप di/dt यहां निकाल चुके हैं, उससे कंपेयर करके टॉ निकाल सकते हैं कि इस सर्किट का टॉ क्या आएगा। क्वेश्चन 2 में 9 वोल्ट, 3 ओम, 6 ओम, 2 मिली हेनरी, ये सब कुछ दे रखा है। करंट एट t इक्वल टू 0 प्लस, t इक्वल टू 0 पे स्विच क्लोज किया, इनिशियली कहीं करंट नहीं था, तो 0 प्लस पे करंट क्या आएगा हर जगह, इन्फिनिटी पे क्या आएगा, फाइनल एनर्जी स्टोर्ड क्या होगी इसकी। क्वेश्चन नंबर 3 में भी अंडरस्टूड है, पूरा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। t इक्वल टू 0 पे स्विच बंद किया, पहले ये सर्किट एक्टिव था, फिर ऊपर वाला सर्किट एक्टिव है। ऐसे इसमें पहले लेफ्ट सर्किट एक्टिव था, फिर राइट सर्किट एक्टिव। तो करो इत्मीनान से और कोशिश करिए जितनी ज्यादा से ज्यादा चीजें निकाल सकें, कि आपको सब कुछ निकालते हुए आना चाहिए, कि कहीं का भी करंट, कहीं का भी di/dt और कहीं का भी ग्राफ आपको बनाते हुए आना चाहिए। जैसे इस वाले में कोशिश करिए कि आप इंडक्टर का मैंने पूछा नहीं, लेकिन इंडक्टर का करंट का टाइम के साथ ग्राफ बना दें और उसका फंक्शन भी लिख दें टॉ निकाल के। ठीक है, तो करिए। चलो पहला क्वेश्चन, t इक्वल टू 0 प्लस पे, 0 प्लस पे तो करंट पहले भी नहीं था, अब भी नहीं होगा। करंट नहीं है तो ये पूरा का पूरा ड्रॉप कहीं तो आएगा, यहां पे आएगा, और सोचिए इस पे ड्रॉप आएगा 0, क्योंकि करंट 0 है, ड्रॉप आई आ रहा था 0 पे। इंफिनिटी पे इस पे ड्रॉप 0 है, पूरा ड्रॉप इस पे E है, क्योंकि स्टडी स्टेट आ चुकी है, E/R का करंट है। तो करंट का ग्रोथ हो रहा है। इनिशियली करंट 0 था, क्यों? इंडक्टर ने करंट नहीं बदलने दिया, इसने कहा पूरा ड्रॉप मैं ले लेता हूं, लेकिन धीमे धीमे करंट आराम से तो चेंज होगा, और चेंज होगा तो यहां रेजिस्टेंस पे ड्रॉप बढ़ने लगेगा, इस पे ड्रॉप घटने लगेगा, और होते होते इस पे ड्रॉप 0, फाइनली पूरा ड्रॉप आ जाएगा रेजिस्टर पे। अब क्या निकालना है अपन को? करंट। तो करंट तो मिल गया, तो यहां di/dt, तो इस पे ड्रॉप हमारे पास है, तो यहां पे ड्रॉप L di/dt इक्वल टू -E, तो di/dt इक्वल टू -E/L। इस पे ड्रॉप L di/dt होता है, माइनस क्यों, प्लस क्यों? क्योंकि हम ये मान रहे हैं करंट जिस डायरेक्शन में वही डायरेक्शन पॉजिटिव है, करंट बढ़ रहा है। 0 से E/R हुआ तो रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव होगा। तो पहले का आंसर आ गया, क्लियर? तो पहले का आंसर आ गया करंट 0 है और di/dt की वैल्यू E/L है, प्लस का। दूसरे में करंट कांस्टेंट आ गया E/R, लेकिन di/dt हो गया 0। तीसरे में करंट का ग्राफ ऐसा बना, मैक्सिमम करंट कितना है? E/R। मैक्सिमम करंट की वैल्यू तो इंडक्टर पर डिपेंड ही नहीं कर रही, लेकिन कितनी देर में ये तो डिपेंड कर रहा है। तो करंट का फंक्शन ये ग्रोथ का हो गया 1 - e⁻ t/τ, ठीक है। लेकिन टॉ चाहिए तो मैं डिफरेंशिएट कर दूं di/dt, तो E/R τ e⁻ t/τ।
और t इक्वल टू 0 पे di/dt की वैल्यू t इक्वल टू 0 छापो, तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी E/R टॉ। लेकिन ये वैल्यू थी कितनी? E/L, तो टॉ की वैल्यू आ गई L/R। तो टाइम कांस्टेंट इस केस में हमें मिल गया L/R। कैपेसिटर में RC था, इसमें L/R है। डायमेंशनली आप चेक कर सकते थे, डायमेंशनली चेक ऐसे करिए, हाफ Li² एनर्जी है और हाफ I²R भी एनर्जी है, पावर है, सॉरी। हाफ से तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा है, तो Li² एनर्जी की डायमेंशन, I²R एनर्जी की डायमेंशन डायमेंशनली बराबर कर रहा हूं, तो ये कांस्टेंट का तो कोई रोल नहीं है। तो पावर इंटू टाइम, एनर्जी एनर्जी, I² काटा, तो L/R की डायमेंशन क्या है? टाइम। ठीक है, ऐसे ही कैपेसिटर में ऐसे करिए, हाफ CV² और V²/RT, पावर इंटू टाइम एनर्जी, हाफ का तो कोई मतलब नहीं है, डायमेंशन कंपेयर कर रहे हैं, V² कट गया, RC टाइम की डायमेंशन, तो L/R डायमेंशनली हमारा बिल्कुल सही आया। तो बड़ी अच्छी बात है कि हमें ग्रोथ ऑफ करंट का एक्सप्रेशन मिल गया बिना मेहनत किए। चलो क्वेश्चन 2, करंट एट t इक्वल टू 0+, तो 0+ पे इंडक्टर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। क्यों? इस पे करंट 0 था तो अब भी 0 है, 0 था अब भी 0 है, तो ये ऐसा फिगर बन जाएगा। 9 वोल्ट, 3 ओम, यहां से तो करंट जाना नहीं है, 3 ओम, 3 ओम, इट इज 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, ऐसा। t इक्वल टू इंफिनिटी पे ये क्या होगा? इंडक्टर विल बी बिहेविंग लाइक अ वायर, क्योंकि करंट हो जाएगा कांस्टेंट, तो इस पे ड्रॉप आएगा 0। तो ये, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं रहा, करंट तो ऐसे जाएगा। अब देखते हैं 6 ओम, 3 ओम, 3 ओम, 9 वोल्ट, तो 6 और 3 पैरेलल में है, 2 और 3 5, 9/5 एम्पियर, और 9/5 एम्पियर 2:1 में जाएगा तो 3/5, और यहां से आएगा 6/5, यहां से आएगा 6/5 एम्पियर। तो स्टडी स्टेट में इस वाले से गया 3/5, इस वाले से गया 6/5, एनर्जी किसकी पूछी है? 2 की, तो हाफ L 2 मिली इंटू 3/5 का होल स्क्वायर, 0.36 मिली जूल, ये आंसर है। तो समझिए इनिशियली क्या था, दोनों ओपन, तो हमारा फिगर बना ऐसा, तो इनिशियल का आंसर आ गया t इक्वल टू 0 का 1 एम्पियर, और पूरे में 1 एम्पियर है, हाँ यहां से 0, यहां से 0 है। फाइनली हमें t इक्वल टू इंफिनिटी पे पूछा गया, तो इंफिनिटी पे ये भी शॉर्ट हो गया, तो वायर से रिप्लेस किया, और वायर से रिप्लेस किया तो ये यहां से इसका 6 ओम बचा, ये 3 ओम निपट गया, इसका 3 बचा, 6 और 3 का 2 और 3 5, 9/5। अब ये 9/5 2 में बटना है, प्योर रेजिस्टेंस है, इंडक्टर का रोल खत्म हो चुका है, तो 9/5 को 2:3, 3/5, 6/5, 1:2 सॉरी, है ना। तो अब हाफ Li² करंट हमें मिल चुका था, एनर्जी लिखने के लिए हाफ Li² लगा दिया। क्वेश्चन 3, इनिशियली इन स्टडी स्टेट, तो स्टडी स्टेट है तो करंट कितना जा रहा है? 2 एम्पियर, 6/3, 2 एम्पियर। ऊपर तो करंट 0 है, लेकिन जो ही स्विच क्लोज करेंगे इंडक्टर अपना करंट अचानक नहीं बदलेगा, स्विच क्लोज करेंगे इंडक्टर अपना करंट अचानक नहीं बदल पा रहा है, और अचानक नहीं बदल पा रहा है तो ये 2 एम्पियर हो गए, ये 1 ओम, ये कितना है? जरूरत नहीं है, शायद पूछा नहीं है, ऐसा कुछ पूछा है? एल की जरूरत है हमें, एल के टर्म में लिख देता हूं, चलो तीनों। अब देखिए स्टडी स्टेट में तो करंट 0 होगा क्योंकि कहीं कोई बैटरी नहीं है, इसका मतलब अभी ये 2 एम्पियर बनाए रखने के लिए इसको 8 वोल्ट की बैटरी की तरह बिहेव करना पड़ेगा, सोचिए,
और तो कोई बैटरी दिख नहीं रही है, तो ये 2 एम्पियर कहां से आया? क्योंकि इस 4 ओम ने कहा कि हमें 8 वोल्ट की बैटरी चाहिए, तो इसने कहा मैं दे रहा हूं 8 वोल्ट की बैटरी। तो इसने कहा मैं दे रहा हूं 8 वोल्ट की बैटरी। लेकिन 8 वोल्ट की बैटरी अगर ऐसे दे रहा है तो पक्का करंट डिक्रीज हो रहा है। तो एल डी आई बाई डी टी की वैल्यू -8 है। एल कितना है पता नहीं, तो डी आई बाई डी टी की वैल्यू -8 बाय एल एम्पियर पर सेकेंड। ठीक है, और करंट कितना आएगा? 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर 8 बाय एल एम्पियर पर सेकेंड। टी इक्वल टू इंफिनिटी पे, टी इक्वल टू इंफिनिटी पे सिस्टम क्या है हमें निकालना है। तो टी इक्वल टू इंफिनिटी पे ये वायर होगा, और ये वायर होगा तो करंट तो जीरो ही हो गया, और करंट जीरो और डी आई बाई डी टी भी जीरो, सब कुछ जीरो। ये वायर बन गया, बैटरी कहीं है नहीं, स्टेडी स्टेट था, तो डी आई बाई डी टी जीरो था, तो यहां कोई और बैटरी नहीं है, तो करंट भी जीरो है। तो सेकंड का आंसर 0 0। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में पहले इनिशियली देखते हैं। तो इनिशियली स्टेडी स्टेट है, तो इंडक्टर का कोई रोल नहीं, 6/2 3 एम्पियर। स्विच हमने पलट दिया, ये कितना है? 3 एम्पियर। रेजिस्टेंस कितना है? 1 ओम, 2 वोल्ट। तो वंस अगेन हम बैटरी उल्टी लगा रखी है शायद मैंने। अगर इस बैटरी की माने हम, तो बैटरी हमसे यह कह रही है कि अगर मेरी मर्जी चले तो 2 एम्पियर ऐसे जाना चाहिए। बिल्कुल बैटरी की मर्जी चलेगी। हमने कहा बिल्कुल तुम ही अपनी मर्जी कर लेना, बस टाइम हो जान दो, इसको फुर्सत से स्टेडी स्टेट में आ जान दो, सो दैट ये वायर बन जाए, तो इस पे ड्रॉप आ जाए 0। तो ये तो बैटरी है नहीं, अब एक ही बैटरी बनी, 2 वोल्ट 1 ओम, तो 2/1 2 एम्पियर करंट ऐसे। इंफिनिटी पे t इक्वल टू 0 प्लस पे करंट 3 एम्पियर है, तो हम लिख सकते हैं कि अभी 3 एम्पियर है, फाइनली उल्टी तरफ 2 एम्पियर है, तो करंट ऐसा बनेगा। एक्सप्रेशन आएगा 3 - 5, याद करिए इनिशियल प्लस चेंज, और चेंज -5 का है ये। ठीक है, तो ये हमारा करंट का एक्सप्रेशन निकल गया। अब हमें डी आई बाई डी टी अगर निकालना होता तो डेरिवेटिव करो, तो 5/τ e⁻t/τ ये निकाला। अब डी आई बाई डी टी हम ऐसे सोचेंगे, फिर देखिएगा ये 3 एम्पियर अगर करंट बनाना है तो इसको इस 2 वोल्ट को काटना होगा, और 3 वोल्ट और चाहिए, तो 5 वोल्ट की बैटरी इस तरफ चाहिए। और अगर आपको ये लॉजिकली सोचने में दिक्कत हो तो तरीका क्या है, करंट कैसा जा रहा है? 3 एम्पियर, इसको 0 मान लो, तो ये 1 ओम, तो इस पे आ गया कितना? 3 वोल्ट का चेंज। ये 2 वोल्ट, इस पे आ गया 5 वोल्ट का चेंज, तो इस पे 0 वोल्ट, इस पे 5 वोल्ट, मतलब ये एक ऐसी बैटरी है। तो आप किरचॉफ्स लॉ लगा दो, बाकी में इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो, और चूंकि ये बैटरी करंट को सपोर्ट कर रही है, इसका मतलब करंट इज डिक्रीजिंग। तो डी आई बाई डी टी की वैल्यू आ गई अपनी 5/τ e⁻t/τ। इनिशियली डी आई बाई डी टी यहां से निकल आएगा, तो एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 5। तो डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 5/L। एल कितना है? 4 मिली, मतलब 10/3। और कंपेयर कर लूं इनिशियली, तो 5/4 इंटू 10/3 इज इक्वल टू 5/τ, तो τ की वैल्यू आ गई 10/3/4। और शायद ये समझ गए होंगे ये LR सर्किट बन गया है, तो τ L/R आता और L/R उल्टा आया क्या? τ की वैल्यू 4 इंटू 10/3 ये आया, और τ की वैल्यू L/R से कंपेयर कर लो,
L बाय R, तो 4 इंटू 10 पे -3 सेकेंड, तो 4 मिली सेकेंड इसका टॉ है। ठीक है, तो अब हम ये डिस्कशन करेंगे कि ये एक्सप्रेशन कैसे निकला है, बाकी ये आप सॉल्व करना तो लगभग सीख ही गए। चलो, तो ग्रोथ ऑफ करंट इन LR सर्किट, और ग्रोथ ऑफ करंट मीन्स हम स्टैंडर्ड सर्किट की बात कर रहे हैं, ये कि t इक्वल टू 0 पे स्विच क्लोज किया, t इक्वल टू 0 पे स्विच इज क्लोज्ड। तो हम क्या करते हैं, एट टाइम t, किसी भी टाइम t पे करंट हम मान लेते हैं I, तो यहां पे बैटरी बने उल्टी L di बाय dt, ये रेजिस्टेंस R, ये E। ठीक है, आपकी मर्जी, आप इसी डायरेक्शन में ऐसी भी बना सकते हो, तो नेगेटिव ये बता रहा है कि ये रोकेगा। अब मैं इस डायरेक्शन में KVL लगा दूं, तो KVL हमसे क्या कह रहा है, E बढ़ा L di बाय dt, ये माइनस IR इक्वल टू 0, और यहां से देखें तो di बाय dt इज इक्वल टू di बाय dt उधर ले गए E बाय L माइनस I R बाय L। ये फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, और ये फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका आंसर वही आएगा जो हम पहले निकालते थे। तो चाहे तो E माइनस आई आर बाय एल ऐसे लिखें, तो डी आई बाय ई माइनस आई आर इंटू एल डी टी इंटीग्रेशन, इसका लॉग E माइनस आई आर 0 0 आई टी बाय माइनस आर से डिवाइड करोगे 0 आई इज इक्वल टू एल टी। एल कहां आएगा, ऊपर, तो लॉग E माइनस आई आर। ठीक है, अब क्या निकालना है अपन को, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो लॉग की जगह एंटी लॉग लेंगे। E माइनस आई आर, ये उल्टा कैसे हो गया, क्योंकि L बाय आर टी बनना चाहिए था, R बाय एल, टी के नीचे L आना चाहिए, सही है ना, टी के नीचे ही L, उल्टा छापा। ठीक, तो ये नेगेटिव छापा, तो लॉग के अंदर E माइनस आई आर बाय ई इज इक्वल टू, ठीक है, आर टी बाय एल। ये नेगेटिव, एंटी लॉग लो, तो E माइनस आई आर इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस आर टी बाय एल। तो यहां से E अलग करो, E 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस आर टी बाय एल बाय आर इज इक्वल टू आई। वही एक्सप्रेशन बन गया जो हमारा पहले बना था। तो करंट आया E बाय आर मैक्सिमम 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाय टॉ, और टॉ कितना है, L बाय आर। ठीक है, स्कूल में पूछा नहीं जाने वाला है, इसका प्रूफ करना है तो मैथमेटिक्स ही है, तो प्रूफ छापने की जरूरत नहीं, सीधे डिफरेंशियल लिखिए और ऑन सॉल्विंग I इज इक्वल टू E बाय आर 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाय टॉ, वेयर टॉ इज इक्वल टू L बाय आर। बस ही, ठीक है। और हां, किसी भी टी पे जो हमने एज्यूम किया है वो ऐसा माना है, करंट I माइनस एल डी आई बाय डी टी ई। यस, बस इंटरेस्टेड हम किस में हैं, इसके ग्राफ में। और ये ग्राफ ठीक कैपेसिटर की तरह है कि पूरा करंट कितना आएगा, E बाय आर। करंट कितना आएगा मैक्सिमम, E बाय आर। मैक्सिमम वैल्यू L पे डिपेंड नहीं कर रही है, लेकिन कितनी देर में आएगा वो L पे डिपेंड कर रहा है। और शायद आपको याद हो, टॉ में ये 63% ग्रो कर जाएगा एक टॉ में।
एक और टर्म है लगभग 84% ग्रो कर जाएगा। ऐसे लगभग 5 टर्म है ऑलमोस्ट 99% ग्रोथ, मतलब पूरे करंट का 99% पहुंच जाएगा। तो जैसे कैपेसिटर में चार्जिंग था वैसे ही इसमें है। डिके ऑफ करंट इन LR सर्किट, और डिके ऑफ करंट का मतलब है कि इनिशियली इसके पास करंट था और हमने t इक्वल टू 0 पे ये कंडीशन है, तो एक करंट डिके होना चालू हो जाएगा। और सही बात है, इसकी हाफ LI स्क्वायर कम होगी और I स्क्वायर R पावर बढ़ेगी, तो ये एनर्जी इसमें खर्च होगी। तो यहां पे अगर हम देखते तो इसका करंट तो यहां पे बनता -LdI/dt -IR इक्वल टू 0, तो DI/dt इज इक्वल टू I -I R/L। R/L को टॉ लिख लो, 1/τ है ना। तो DI/I इज इक्वल टू -dt/τ, इनिशियली I0 फाइनली I 0t, और दिख गया I इज इक्वल टू I0 e टू दी पावर -t/τ। ये फंक्शन आया। तो वंस अगेन ऑन सॉल्विंग I इक्वल टू I0 e टू दी पावर -t/τ, और करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू से डिके कर रहा है, और एक टॉ में 37% बचेगा, 2 टॉ में 16% बचेगा, जैसे ये 64%, 5 टॉ में 99% डिके हो जाएगा, मतलब 1% बचेगा। और अगर टी हाफ की बात करें तो ये अभी भी टॉ log 2 बेस ई, ये टी हाफ है, इसका हाफ लाइफ। तो बिल्कुल ये तो कैपेसिटर की तरह है कि वहां कैपेसिटर की एनर्जी डिक्रीज हो रही थी, यहां इंडक्टर की एनर्जी डिक्रीज हो रही है। और शायद आप ये फील कर पा रहे हैं I स्क्वायर R dt 0 से इंफिनिटी इज इक्वल टू हाफ L I0 स्क्वायर। इंटीग्रेशन करके चेक कर लो कि जितनी भी टोटल इस पर थर्मल पावर लॉस होगी वही इंडक्टर की इनिशियली स्टोर्ड एनर्जी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या था, 0 से करंट मैक्सिमम गया है, और अगर चीजें 0 से मैक्सिमम गई हैं तो फंक्शन ऐसा बनेगा। ये मैक्सिमम से करंट 0 हो गया है क्योंकि फाइनली पूरी एनर्जी लूज हो जाएगी, और मैक्सिमम से 0 जा रहा है तो फंक्शन ऐसा बन रहा है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिए, 0 से मैक्सिमम है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है इस तरह का, ये वाला। ठीक है, तो ये E/R ऐसा बनेगा, और अगर एक्सपोनेंशियल डिके है तो ये ऐसा बनेगा। फंक्शन हम वेरीफाई कर चुके हैं, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक आध एग्जांपल देखते हैं फिर क्वेश्चन करिएगा। एग्जांपल देखें, जैसे अ सोलेनॉइड ऑफ इंडक्टेंस 80 मिली हेनरी व्हेन कनेक्टेड टू बैटरी ऑफ EMF 10 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम। हाँ, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, मान लो ये दिया हो तभी लेना है। सोलेनॉइड का भी इंटरनल रेजिस्टेंस है, मान लेते हैं 0.5 ओम। ठीक है, फाइन फाइनल एनर्जी स्टोर्ड टाइम व्हेन इट स्टोर्स 25%, सॉरी 25% ऑफ टोटल एनर्जी। टाइम व्हेन करंट इज 2 एम्पियर। इस तरह का क्वेश्चन होता। तो पहले तो इस क्वेश्चन को डिकोड कर लो। डिकोड मींस स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये ग्रोथ का क्वेश्चन है। ये कितना है, 10 वोल्ट। रेजिस्टेंस इसका 2 ओम, उसका आधा ओम, तो 2.5 ओम अलग कर लिया, 80 मिली हेनरी अलग कर लिया। तो फाइनली इस पे स्टडी स्टेट करंट आएगा 4 एम्पियर, और करंट आया 0 से 4 एम्पियर। ये मैं कुछ और ले लेता हूं, 3 एम्पियर, क्योंकि वो हाफ लाइफ ही बन जाएगा, नहीं तो 0 से 4 एम्पियर करंट ऐसे आया।
तो 0 से 4 एम्पियर ये करंट का एक्सप्रेशन है। टॉ कितना है? L बाय आर, 80 बाय 2.5, ठीक है, 80 बाय 2.5, 32 मिली सेकेंड, 32 मिली सेकेंड इसका टॉ है। एनर्जी स्टोर्ड, तो फाइनली एनर्जी आएगी, पहले का आंसर हाफ L I स्क्वायर, ठीक है, 640 मिली जूल। सेकेंड क्या है? टाइम व्हेन इट स्टोर्स 25% ऑफ टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी का 25%। अब जरा समझिए, एनर्जी हाफ L I स्क्वायर है। अब एनर्जी अगर U/4 करनी है तो हाफ L I/2 करनी होगी। तो एनर्जी खुद का 25% मतलब करंट आधा है, और करंट आधा मतलब 2 एम्पियर है, और करंट आधा होगा टॉ लॉग 2 में। और टॉ कितना आया इसका? 32 log 2 मिली सेकेंड, और चाहे तो वैल्यू रख सकते हैं 0.693 मिली सेकेंड। चलो, इसीलिए मैंने ये 2 एम्पियर बदल दिया था, क्योंकि एक ही क्वेश्चन 2 बार आ जाता। अब मुझे यहां 3 एम्पियर चाहिए, तो मुझे यहां फंक्शन चाहिए, क्योंकि 2 एम्पियर सीधे समझ में आ गया था कि एक हाफ लाइफ है, 3 एम्पियर सीधे नहीं दिख रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। करंट की वैल्यू ये है, I इज इक्वल टू मैक्सिमम 1 माइनस e टू दी पावर माइनस टी बाय टो, 3 इक्वल टू 4 1 माइनस e टू दी पावर माइनस टी बाय टो, 3/4 1/3/4 1 माइनस 1/4 टी बाय टो इज इक्वल टू 1/4। तो t इज इक्वल टू 4 log 4, और ये कुछ और नहीं, 2 हाफ लाइफ है। तो 4 log 4, 4 क्या है? टॉ log 4, सॉरी, t बाय टॉ था, सॉरी, टॉ log 4। तो आंसर आया टॉ log 4। तो टॉ कितना है? 32 इंटू log 4 मिली सेकेंड, या 2t हाफ के बराबर है। तो जरूरी नहीं टी हाफ के टर्म में आंसर है, बस आप मैथमेटिकली समझिए, फंक्शन आपको पता है, इस इक्वेशन को सॉल्व करके टी निकाल लोगे, काम हो गया। तो पहले हमने क्वेश्चन को समझा कि ये क्वेश्चन था क्या, और फिर हमने इसको सॉल्व कर दिया। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। एग्जांपल 2, अगर हमारा सर्किट कुछ ऐसा हो, और अब हमसे पूछा जाए फाइंड करंट एज अ फंक्शन ऑफ टी, और टॉ भी निकालना हो, तो हम स्टैंडर्ड का आंसर निकाल चुके हैं, तो वी विल कन्वर्ट दिस इनटू स्टैंडर्ड। तो इस बैटरी को इसके साथ कंबाइन करो, E इंटू आर 0 इंटू 2R बाय 3R, इक्विवेलेंट बैटरी E बाय 3, रेजिस्टेंस 2R और R का 2R बाय 3, ये रेजिस्टेंस 2R, इस 2R और इसको कंबाइन कर दो, तो 2R प्लस 2R बाय 3 8R बाय 3, बैटरी E बाय 3, इंडक्टर L। तो ये सर्किट हमारा ऐसा बन गया। मैंने इसको इसके साथ कंबाइन किया, ओवरऑल रिजल्ट को इसके साथ कंबाइन किया, तो फाइनली इट विल बी अ सिंगल बैटरी एंड अ सिंगल इंटरनल रेजिस्टेंस, या जो भी मानो L और R। तो अब इससे हमें टॉ सीधे सीधे दिख रहा है। इससे अच्छी बात है कि आप मैक्सिमम करंट भी यहीं से निकाल सकते हैं, कि मैक्सिमम करंट अगर पूछा होता तो ये E बाय 8R आता। ठीक है, जरा चेक करते हैं मैक्सिमम करंट कि ये आता कि, तो मैक्सिमम करंट के लिए हम क्या मानते, इसको वायर मानते, ये होता 2R R 2R। अब इस सिस्टम का रेजिस्टेंस 2R बाय 3 और 2R 8R बाय 3, तो E बाय 3 8R। अब इसको रेशो में बांटो, तो 1 इसमें जाएगा, 2 इसमें जाएगा, तो इंडक्टर, इसी ब्रांच में तो इंडक्टर लगा है, तो इंडक्टर में मैक्सिमम करंट E बाय 8R अपने आप सही आ गया।
और करंट चूंकि ग्रोथ है तो इंडक्टर में करंट पहले ही 0 था, अब E/8R है, तो ग्रोथ का केस है E/8R 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाय टॉ, और टॉ क्या है L/R, टॉ है L/R, स्टैंडर्ड सर्किट है, तो 3L/8R। तो अब कब कितना करंट लेगा, अब हमारे पास फंक्शन पता है तो हम किसी भी समय का करंट निकाल सकते हैं। ठीक है, डिके का क्वेश्चन जनरली पहले ऐसा हमेशा बनेगा कि सर्किट किसी और से कनेक्टेड होगा फिर किसी और पर गया, 2 ओम, 1 ओम, 2 ओम, 6 मिली हेनरी और 6 वोल्ट। ठीक है, t इक्वल टू 0 पे स्विच हमने शिफ्ट किया, फाइंड करंट एज अ फंक्शन ऑफ t, और दूसरा टाइम व्हेन करंट इज इक्वल टू 1.5 एम्पियर। तो ये था क्वेश्चन। तो ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बस आपको कैसे सोचना है कि इनिशियली सर्किट ऐसा था, इस तरफ स्टडी स्टेट है, ये वायर है, 6/3 कितना गया 2 एम्पियर। अब सर्किट हमारा ऐसा हो गया, 2 एम्पियर करंट जा रहा है, क्यों ना ये 1 रेजिस्टेंस इसको दे दिया जाए, तो ये 3 ओम हो गया, 1 और 2 कंबाइन कर दिए, 3 ओम 6 मिली हेनरी। तो ये स्टैंडर्ड हमारा LR सर्किट है, एक L है एक R है और करंट डिके हो रहा है। तो इसका टॉ कितना था L/R, करंट का फंक्शन क्या था I0 e टू दी पावर माइनस टी बाय टॉ, तो I0 की वैल्यू कितनी है 2 e टू दी पावर माइनस टी बाय टॉ, टॉ क्या है L/R 6/3 2 मिली सेकेंड। पहले कहां से, दूसरा कब करंट 1.5 है, तो 1.5 इज इक्वल टू 2 ई टू दी पावर माइनस टी बाय टॉ, तो ई टू दी पावर माइनस टी बाय टॉ 3/4, टी इज इक्वल टू टॉ लॉग बेस ई 4/3, और टॉ था 2 मिली सेकेंड, 2 लॉग बेस ई 4/3 मिली सेकेंड। ठीक है, तो ये इंडक्टर अपना करंट डिके कर रहा है प्योर रेजिस्टेंस से, तो इंडक्टर को रेजिस्टेंस से शॉर्ट किया, डिके बना। ठीक वही कि एक चार्ज्ड कैपेसिटर को रेजिस्टेंस से शॉर्ट करने पे डिके करता है। तो अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस ट्राई करिएगा। तो ये 3 क्वेश्चन करने हैं। पहले क्वेश्चन में 2 ग्राफ बने हैं करंट वर्सेस टाइम के, R और L है, R1L R2L, इंडक्टर सेम है, बैटरीज डिफरेंट है, रेजिस्टेंस डिफरेंट है। तो बैटरीज डिफरेंट हैं ये, ठीक है, तो लेस देन और मोर देन यही बताना है बस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में एक बल्ब B1 है, एक बल्ब B2 है, C से कनेक्टेड है, L से कनेक्टेड है, बैटरी ऐसी है, इनिशियली एक भी बल्ब नहीं जल रहा था, करंट 0 था, स्विच ऑन कर दिया। ब्राइटनेस ऑफ ईच बल्ब विद टाइम, टाइम के साथ बल्ब की ब्राइटनेस क्या होगी, करंट थ्रू बैटरी एट T। ये बैटरी में करंट का फंक्शन चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 में एक इंडक्टर है 2 हेनरी, रेजिस्टर 1 ओम, 6 वोल्ट 2 ओम। पहले इनिशियली कोई करंट नहीं था, सभी ओपन है, फिर हमने 1 पे क्लोज किया, तो t इक्वल टू 0 पे स्विच 1 पे क्लोज किया और log 2 पे हमने पलट दिया, तो फिर ऊपर चला गया करंट। तो करंट थ्रू इंडक्टर एट टाइम t आपको प्लॉट करना है। ठीक है, तो करो इत्मीनान से, फिर देखते हैं सॉल्यूशन। चलो तो अब सॉल्यूशन देख लो। पहले क्वेश्चन में जरा ये समझिए, स्टडी स्टेट करंट सेम है और स्टडी स्टेट करंट E1 बाय R1 इक्वल टू E2 बाय R2 दोनों का बराबर है, एक इक्वेशन। दूसरा टॉ 2 दिख रहा है टॉ 1 से बड़ा है क्योंकि इसको टाइम ज्यादा लगा, मतलब L बाय R2 इज मोर देन L बाय R1, इसका मतलब R1 इज मोर देन R2। तो कंक्लूजन निकला R1 R2 से बड़ा है। तो सीधे समझिए इंडक्टर तो सेम है, टाइम कांस्टेंट L बाय R होता है,
तो टाइम 2 को ज्यादा लग रहा है, मतलब इसका रेजिस्टेंस कम है। ठीक है, बिल्कुल सही। दूसरा, फाइनली दोनों का करंट सेम है, तो E1 बाय R1 और E2 बाय R2 बराबर होंगे। चूंकि R2 छोटा है तो E2 छोटा होगा, तो E1 इज मोर देन E2। क्वेश्चन 2, ब्राइटनेस ऑफ बल्ब। तो B1, अब जरा सोचिए, चूंकि यहां रेजिस्टेंस नहीं है तो बोथ सर्किट्स आर इंडिपेंडेंट सर्किट। तो ये सर्किट अलग है जिसमें करंट डिके करता है कैपेसिटर में। तो कैपेसिटर में करंट डिके करता है, तो B1 की ब्राइटनेस टाइम के साथ गिरेगी। लेकिन B2 की ब्राइटनेस इंडक्टर में करंट ग्रोथ करता है, तो B2 की ब्राइटनेस, और शायद ये समझ पा रहे हो कि हाइट सेम आएगी। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर वाले में भी करंट E बाय आर आएगा इनिशियली, इंडक्टर वाले में फाइनली E बाय आर आएगा। तो B1 और B2 कुछ ऐसे बनेंगे। ठीक है, ये व्हाइट वाला B1 है, येलो वाला B2। करंट थ्रू बैटरी निकालना है तो हम सीधे I1 प्लस I2 लिख सकते हैं। कैपेसिटर वाले में तो RC सर्किट में इसमें चार्ज ग्रोथ करता है CV1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाय RC। तो करंट आएगा, डिवाइड करो V बाय R ई टू दी पावर माइनस टी बाय RC। तो कैपेसिटर वाले में करंट I1 अगर मैंने ऊपर माना, I1 I2, तो I है E बाय R ई टू दी पावर माइनस टी बाय RC प्लस इंडक्टर वाले में भी करंट, लेकिन इसमें करंट ग्रोथ करेगा, E बाय R 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी बाय L बाय R। इसका टॉप कुछ और है, और इंडिपेंडेंटली दोनों करंट ऐड कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन नंबर 3, t equal to 0 switch is close to 1 and at t equal to log 2 millisecond it is shifted to 2। तो इनिशियली करंट ग्रोथ कर रहा है, तो इनिशियली करंट ग्रोथ कर रहा है, और करंट का ग्राफ ऐसा बनता, और कहां तक ग्रोथ करता, 6/2। सिर्फ नीचे वाला सर्किट एक्टिव है 3 एंपियर तक। लेकिन दिक्कत यह है कि यह सिर्फ log 2 तक ही हमने बनाया ग्राफ, और log 2 इसका टाइम कांस्टेंट L बाय R 1 सेकेंड है, और 1 सेकेंड है मतलब log 2 t½ के बराबर है। मतलब ये ग्राफ सिर्फ 3/2 एंपियर तक ही जा पाया, और हमने स्विच को शिफ्ट कर दिया, और स्विच को शिफ्ट किया तो ये ग्राफ अब डिके होगा। क्यों? क्योंकि जो ही हम ये इधर करेंगे तो ये सर्किट आ जाएगा 3/2 एंपियर, लेकिन ये LR सर्किट है तो करंट धीमे धीमे कम होने लगेगा, क्योंकि बैटरी का कोई सोर्स नहीं है। तो यहां से यहां तक बढ़ेगा, इसके बाद ये गिरना चालू हो जाएगा। ठीक है, ये log 2 मिली सेकेंड। तो ये हमारा मैक्सिमम यहां तक करंट है, ये इसका ग्राफ है। तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए यहां तक। तो डीसीटी करिएगा, बिल्कुल कैपेसिटर जैसी ही है, करने में मजा आएगा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो अपन मिलते हैं फिर अगले टॉपिक में। ठीक है।